डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे मानसून पवनें क्या हैं, मानसून पवनों की परिभाषा कैसे दी जा सकती है, मानसून पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है और मानसून पवनों की उत्पत्ति के संबंध में एक विचारधारा नहीं है, कई विचार हैं मानसून पवनों की उत्पत्ति के संबंध में। सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। पिछले कई सौ वर्षों में अनेक सारे विचार आए हैं, उनमें सभी विचारों पर चर्चा करना संभव नहीं है। हम तीन अवधारणाएं या ये कह लीजिए तीन जो सिद्धांत कह लीजिए या तीन थ्योरीज कह लीजिए, केवल उन्हीं की हम चर्चा करेंगे जो अधिक प्रचलन में है। तो सबसे पहले हम मानसून पवनों की परिभाषा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ क्षेत्र दिखाया गया है और ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्षेत्र है और इसमें ये जो तीर का निशान दिखाया गया है ये पवनों की दिशा है। इसमें आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक बार ये पवनें बह रही हैं एक दिशा से और दूसरी बार इनकी जो दिशा है वो रिवर्स हो रही है, उल्टी हो रही है इनकी दिशा। ये देखिए, ये दिशा है, ये दिशा है इसकी, और इसके पश्चात ये दिशा इससे ठीक विपरीत हो रही है। मानसून पवनें यानी लंबे चौड़े क्षेत्र में बहती हैं और इनकी दिशा उल्ट हो जाती है। कब उल्ट हो जाती है? सीजन के अनुसार उल्ट हो जाती है। यहाँ लिखी भी हैं चार बातें। ब्लोज ओवर द लार्ज एरिया, विस्तृत क्षेत्र पर बहती हैं। मौसमी पवनें हैं ये। सेम डायरेक्शन इन ए सीजन, एक ऋतु में इनकी दिशा एक ही रहती है और ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी दिशा रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी इन चार पक्षों को लेकर हम इन चार पक्षों को शब्दों में बांध दें तो मानसून की परिभाषा हो जाएगी। चार पक्ष कौन से हैं? विस्तृत क्षेत्र पर बहती हैं, मौसमी पवनें हैं, एक ऋतु में एक ही दिशा में बहती हैं और ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी दिशा उल्टी हो जाती है। इन चार पक्षों को शब्दों में बांधकर हम क्या कह सकते हैं? विस्तृत क्षेत्र पर बहने वाली मौसमी पवनें जिनकी दिशा एक ऋतु में एक जैसी रहती है और ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी दिशा उल्ट हो जाती है, मानसून पवनें कहलाती है। संक्षेप में अगर हम कहें, मानसून विस्तृत क्षेत्र पर बहने वाली वे मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार उल्ट हो जाती है। इस डायग्राम में यही समझाने का प्रयास किया है कि विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र पर ये बहती हैं और इनकी दिशा मौसम बदलने के साथ इनकी दिशा भी बदल जाती है, इनकी दिशा भी उल्ट हो जाती है। यानी सीधी सी बात है, मानसून पवनें विस्तृत क्षेत्र पर बहने वाली वे मौसमी पवनें हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार उल्ट हो जाती है। तो ये थी इसकी परिभाषा। आगे है मानसून पवनों की उत्पत्ति के संबंध में जो अवधारणाएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इनमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मानसून पवनों की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन काल से ही अनेक विचार आते आए हैं। इनमें से हम तीन अवधारणाओं पर, तीन विचारों पर, तीन सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्लासिकल थ्योरी, जिसको हम चिर संवत अवधारणा भी कहते हैं। दूसरा एयर मास थ्योरी, वायु राशि विचारधारा। तीसरा जेट स्ट्रीम थ्योरी, जेट स्ट्रीम विचारधारा। सबसे पहले हम चीर संवत विचारधारा पर चर्चा करेंगे। चीर संवत क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी 1686 में सर एडमंड हेली ने प्रस्तुत की थी। उसने ये कहा कि मानसून पवनें धरातल और जो
आपका भूतल है, ये कह लीजिए लैंड मास है, और वाटर बॉडीज हैं, हिंदी में कहे स्थल भाग और जल भाग के अलग अलग गर्म होने की प्रकृति के कारण इन पवनों की उत्पत्ति होती है। दोबारा फिर बता दूं कि एडमंड हेली ने 1686 में अपने विचार प्रस्तुत किए, और उनके विचारों के अनुसार मानसून पवनों की उत्पत्ति स्थल और जल के अलग अलग गर्म होने की प्रकृति के कारण होती है। स्थल भाग की गर्म और ठंडा होने की प्रकृति अलग है, जल भाग की अलग है, मैं पहले अध्यायों में पढ़ा चुका हूं। और स्थल और जल की अलग अलग गर्म और ठंडा होने की प्रकृति के कारण ही मानसून पवनों का जन्म होता। तो कैसे होता है? पहले चर्चा करेंगे समर की मानसून पवनों की उत्पत्ति कैसे हुई या कैसे होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं। जो कहते हैं सब, जब सूर्य उत्तरायण होता है, अपने यहाँ गर्मियां होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो कर्क के आसपास सीधी पड़ने के कारण जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, इस मध्य एशिया के क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, और बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण यहां पर वायुदाब कम हो जाता है, यानी अधिक तापमान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सूर्य उत्तरायण है, उत्तर की दिशा से चमक रहा, या ये कह लीजिए जब कर्क रेखा के आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उस समय मध्य एशिया के भागों में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, और तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम रहता है। जबकि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, अरब सागर का क्षेत्र है, वहां पर तुलनात्मक रूप से तापमान कम रहता है। किसकी तुलना में? मध्य एशिया की तुलना में। और कम तापमान रहने के कारण वायुदाब अधिक होता है। अब इन क्षेत्रों में वायुदाब अधिक है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में कम तापमान होने के कारण वायुदाब अधिक है, और यहां मध्य एशिया में अधिक तापमान होने के कारण वायुदाब कम है। परिणाम स्वरूप पवनें हिंद महासागर से मध्य एशिया की ओर चलने लगती हैं, जिसमें ये कह लीजिए, अगर भारत का एग्जांपल दें, भारत का उत्तरी विशाल विशाल मैदान है, उनकी ओर चलने लगती हैं। तो इस प्रकार ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है। शीतकालीन ये जो मैंने बताया है, ये सारा का सारा इसमें वही सारांश दिया गया है, ये सारांश वही है इसमें जो मैं बता चुका हूं। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको डिस्प्ले किया है, रोक के वीडियो आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है शीतकालीन मानसून पवनें। शीतकालीन मानसून पवनों के संबंध में हेली ने यह कहा कि जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, या ये कह लीजिए जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, तब मध्य एशिया के विभिन्न भागों में, जिसमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी आ गए, तिब्बत का पठार आ गया, और उत्तर भारत के विशाल मैदान आ गए, इन मध्य एशिया के भागों में बहुत ठंड होती है, और ठंड होने के कारण यानी तापमान ये कह लीजिए यहाँ कम होता है, और तापमान कम होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब की दशाएं बन जाती हैं। यहाँ पर उच्च वायुदाब की दशाएं हैं, परंतु हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में तुलनात्मक रूप से अधिक तापमान है। किसकी तुलना में? मध्य एशिया की तुलना में यहां अधिक तापमान है। अधिक तापमान होने के कारण यहां पर वायुदाब कम होता है। परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में पवनें चलती हैं स्थल भागों से जल भागों की ओर, यानी इनकी दिशा रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। पहले इनकी दिशा देखिए क्या थी, और बाद में इनकी दिशा देखिए क्या थी। तो ये है एडमंड हेली के विचार, जो 1686 में दिए, यानी लगभग 350 साल से ऊपर हो गए हैं। दूसरी है
एयर मास थ्योरी, वायु राशि विचारधारा। वायु राशि विचारधारा से मानसून पवनों की उत्पत्ति क्या हुई, ये समझाने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा ये आईटीसीजेड क्या है। आईटीसीजेड पहले भी बताया जा चुका है, दोबारा फिर मैं बता दूं। आईटीसीजेड वो क्षेत्र है जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। ये व्यापारिक पवनें दिखाई गई हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, जिसे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहती हैं। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कह लीजिए। और ये पवनें हैं दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, जिन्हें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो दोनों गोलार्धों से जहां पर व्यापारिक पवनें आकर मिलेंगी उसे कहेंगे आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अंत उष्ण अभिसरण कटिबंध, हिंदी में इसको ये कहेंगे अंत उष्ण अभिसरण कटिबंध। ये स्थिति जो दिखाई गई है आईटीसीजेड की, और आईटीसीजेड में वायुदाब कम रहता है, ये आपको पहले भी पता है, पहले पढ़ाया जा चुका जब वायुदाब पढ़ाया। तो आईटीसीजेड की स्थिति क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। भूमध्य रेखा से थोड़ा सा उत्तर में फैलाव होता है, थोड़ा सा दक्षिण में फैलाव होता है। यानी हम एयर मास थ्योरी पढ़ाने के लिए पहले आईटीसीजेड को स्पष्ट कर रहे हैं कि आईटीसीजेड क्या है। अब देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां बढ़ने लगती हैं, गर्मियां होने लगती हैं, या ये कह लीजिए जब सूर्य उत्तरायण होता है या जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो ये स्थिति बदल जाती है। 21 जून को ये आईटीजेड धीरे धीरे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगता है, इधर बढ़ता जाता है। जो जो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां बढ़ती हैं, तो जो जो ये गर्मियां बढ़ती हैं, आईटीजेड की स्थिति 21 जून को आकर कर्क रेखा के आसपास आ जाती है। यानी आईटीजेड कर्क रेखा के आसपास स्थित होता है। अब ये व्यापारिक पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने या उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं। ये है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने। आप कहोगे जी ये तो घूम गई। ये बच्चों इक्वेटर है, ये हरे कलर से जो लाइन लगी है, लिखा भी है इक्वेटर। जब पवने दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने या दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, तो फेरल के नियम के अनुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं। इक्वेटर को क्रॉस किया, इक्वेटर को क्रॉस करते ही उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार कॉर्लिस बल के कारण ये अपने दाईं ओर घूम जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमेंगी, वो विद्यार्थियों को बताए जा चुके हैं चीजें। और इसको हम NITCZ भी कह सकते हैं, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नॉर्थ क्यों कहा? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ITCZ भी कह सकते हैं, अगर उत्तरी गोलार्ध में ऊपर चला जाएगा NITCZ कह देंगे। और अब देखिए कि जब दक्षिण गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, या ये कह लीजिए जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से परे होता है, उस समय क्या घटना घटती है? आईटीसीजेड उस समय मकर रेखा के आसपास स्थित होता है। ये है 22 दिसंबर की स्थिति है, ये 21 जून की स्थिति थी। यहाँ 22 दिसंबर को मकर रेखा के आसपास आईटीसीजेड स्थित होता है, इसे हम SITCZ भी कहते हैं। और ये दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें यहाँ पर आकर मिल रही हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है। और फिर वही स्थिति, ये व्यापारिक पवनें आई, यहाँ इक्वेटर थी, इक्वेटर को क्रॉस किया, इक्वेटर को क्रॉस करके अब दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार कोरिलियस बल के प्रभाव में ये अपनी बाईं ओर घूम जाती, इसलिए इनकी दिशा ये हो जाती। तो ये एयर मास थ्योरी पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें ये समझाया है कि आईटीसीजेड क्या है, और आईटीसीजेड उत्तर की ओर खिसकाव कैसे होता है उसका, यानी कैसे वो उत्तर की ओर चला जाता है और कैसे वो दक्षिण की ओर चला जाता है, और कैसे इन पवनों का घुमाव हो जाता है, तो ये बताया है इसमें। अब ये मैंने एक मैप और बना है, इसमें एक्चुअल में ये दिखाया गया है ITCZ, ये जो NITCZ लिखा है, ये देखिए यहाँ
ये भूमध्य रेखा है, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। ये कर्क रेखा यहाँ लिखा है, ये मकर रेखा यहाँ भी लिखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये NITC-Z उत्तरी गोलार्ध का जो ITC-Z कह लीजिए, ये SITC-Z है। ये और छोटा मैं करके इसको दिखा देता हूँ। ये स्थिति है संपूर्ण गोलार्ध में। अब यहाँ इंडिया के आसपास का देखिए स्थिति क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये इंडिया के आसपास की जो स्थिति है, ये भूमध्य रेखा है, ये इंडिया है, ये कर्क रेखा है, और ये ITC-Z है। यानी गर्मियों की ऋतु में ITC-Z यहाँ होता है। ITC-Z क्या है? जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं और जहां पर वायुदाब कम रहता है। और ये सर्दियों में जो ITC-Z है, जिसको SITC-Z कह सकते हैं, ये लोकेशन है इसकी। ये एक्चुअल में इस प्रकार की स्थिति, आप कहोगे जी उसमें सीधा था, इसमें टेढ़ा मेढ़ा है। जल तथा स्थल की प्रकृति अलग अलग है गर्म और ठंडा होने की, इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, सीधा नहीं होता जैसा कि वहां दिखाया जाता है। घूम जाता है, जल आने पर किसी और दिशा में, स्थल आने पर किसी और दिशा में घूम जाता है। तो ये स्थितियां दिखाई गई हैं। थोड़ा सा और मैं दोबारा दिखा देता हूं इसको, देखिए स्लो स्पीड में। ये भारत के आसपास का क्षेत्र देखिए। अब ITZ को आपने समझ लिया। अब हम बताते हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें कैसे उत्पन्न होती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें वायु राशि विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, या ये कह लीजिए जब सूर्य उत्तरायण होता है, या ये कह लीजिए जब गर्मियों में सूर्य कर्क रेखा के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास चमकता है, सीधा चमकता है, उस समय ITC-Z भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। ये ITC-Z है। इसको NITC-Z क्यों कहा गया है? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में, इसको इसलिए N लगा दिया। तो ये ITC-Z की स्थिति है। और ITC-Z पर क्या होगा? ITC-Z क्या, कौन सा क्षेत्र है? जहां उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो हरे कलर से दिखाई गई हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ITC-Z पर आकर मिल रही हैं। ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ITC-Z पर आकर मिल रही हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से नीचे चलती है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। तो जब ITC-Z उत्तर की ओर खिसका होता है, कर्क रेखा के आसपास खिसका होता है, ऐसी स्थिति में दक्षिण गोलार्ध की इन व्यापारिक पवनों को, जो भूमध्य रेखा तक ये लाल कलर से दिखाई गई हैं, इन व्यापारिक पवनों को ITC-Z पर पहुंचना है, और वहां पर पहुंचने के लिए मजबूरी में इनको इक्वेटर को क्रॉस करना पड़ता है, भूमध्य रेखा को क्रॉस करना पड़ता है। और जब ये पवनें भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, कौन सी पवनें? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें या दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कह लीजिए। जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करते समय उत्तरी गोलार्ध आ गया ये, और उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें अपनी दाईं ओर घूम जाएंगी, और दाईं ओर घूमने के कारण इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, और ये दक्षिण पश्चिम दिशा से बहने वाली पवनें ही वास्तव में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें कहलाती हैं। और ये पवनें क्योंकि महासागरों के ऊपर से गुजर रही हैं, इसलिए यहां से बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमिडिटी ये अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं, आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, और आर्द्रता ग्रहण करने के पश्चात जब ये स्थल भागों में जाती हैं और स्थल भागों में जाकर खूब बारिश करती हैं। तो ये था आपका ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों का की उत्पत्ति। यानी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें कुछ नहीं, केवल जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं,
ITCZ पर जब ये जाने का प्रयास करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर को क्रॉस करने के कारण फेरल के नियम के अनुसार कॉर्लिस बल के कारण दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी हो जाती है, और ये उत्तरी पश्चिमी पवने ही वास्तव में कहलाती हैं ग्रीष्मकालीन मानसून पवने। रिपीट करके मैंने बता दिया है। अब है शीतकालीन मानसून पवने। शीतकालीन मानसून पवनों में स्थिति इसके उल्टी हो गई। उल्टी क्या हो गई? अब शीतकाल में, शीतकाल किसका? उत्तरी गोलार्ध का शीतकाल, और दक्षिणी गोलार्ध का तो ग्रीष्मकाल है। जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जो ITCZ जो भूमध्य रेखा के पास स्थित था, इसीलिए तो मैंने बताए थे वो तीनों पोजीशन शुरू में, ITCZ का मध्य भाग में होना, उत्तर की ओर खिसकना, दक्षिण की ओर खिसकना। जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, या इसके विपरीत ये कह लीजिए, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ITCZ दक्षिण की ओर खिसका होता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये चला गया, पीले कलर से ITCZ दिखाया गया है। तो ये ITCZ का जब दक्षिण की ओर खिसकाव होता है, ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को या उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों को का जो क्षेत्र है दक्षिण तक बढ़ जाता है। इनका क्षेत्र, बहाव क्षेत्र कहां तक बढ़ जाता है? इक्वेटर से भी नीचे तक बढ़ जाता है। और जब ये उत्तर गोलार्ध की व्यापारिक पवने या उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने इक्वेटर के पास आती हैं, इक्वेटर के पास आकर, भूमध्य रेखा के पास आकर इनको मजबूर होना पड़ता दक्षिणी गोलार्ध में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, वहां अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। वहां जाने के लिए जब ये मजबूर होंगी, इक्वेटर को क्रॉस करने के लिए जब मजबूर होंगी, तो जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, दक्षिणी गोलार्ध आ गया, और दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार कॉर्लिस बल के प्रभाव में ये अपनी मूल दिशा से भटक जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर घूम जाती है। इस प्रकार इनकी दिशा ये हो जाती है। चलो, हमें इस दिशा का कोई लेना देना नहीं, कहां चली गई, यानी यहां तक इक्वेटर से आगे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये बताना है कि ये जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, इनका जो बहाव क्षेत्र इक्वेटर तक बढ़ जाता है। और इस प्रकार देखिए, पहले स्थिति क्या थी पवनों की? ये थी। अब शीत ऋतु में इनकी दिशा उल्टी हो गई। और कौन सी पवने हैं? वास्तव में ये पवने उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने ही हैं, जिनका प्रभाव क्षेत्र अंत उष्ण कटिबंध की ओर जाने के लिए भूमध्य रेखा तक हो जाता है। और ये भूमध्य रेखा तक बहती हुई उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने ही शीतकालीन मानसून पवने हैं। ये पवने क्योंकि मध्य एशिया के से आती है, स्थल भागों की ओर से आती है, तो इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता या नामात्र का होता है। इसलिए ये जब सागरों की ओर चलती है, बहुत कम बारिश करती हैं, नामात्र की बारिश करती हैं। ये था एयर मास थ्योरी, वायु राशि विचारधारा किसकी? मानसून पवनों की उत्पत्ति की। तीसरी विचारधारा है जेट स्ट्रीम विचारधारा। इसको आधुनिकतम विचारधारा भी कहा गया है। जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या है? सबसे पहले जेट स्ट्रीम थ्योरी समझाने से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल तो समझते हो ना आप, पृथ्वी के जो 7 परत लगती है वायुमंडल की, वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में 4 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वो 4 किलोमीटर पर भी हो सकती है, कभी 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। बहुत तीव्र गति से पवनें चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। बहुत तीव्र गति से पवनें चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, संपूर्ण भूमंडल को एक पर चलती हैं। और ये वास्तव में जो आपका जो जिस जोन में चलती हैं, जिन देशांतर रेखाओं में चलती हैं, पूरे के पूरे पृथ्वी को गोलाकार रूप से घेरे हुए हैं, यानी गोलाकार रूप में चलती हैं। और ये भूमध्य रेखा से ऊपर जो मध्य अक्षांश हैं, मध्य अक्षांशों में भी ये चलती हैं, और दूसरी ध्रुवीय क्षेत्रों में भी चलती हैं। यानी जेट स्ट्रीम को पहले ये समझें, जेट स्ट्रीम यहां धरातल पर नहीं चलती, भूल जाओ धरातल को। जेट स्ट्रीम चलती है धरातल से काफी ऊंचाई पर, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो सकती है, 5 पर, 6 पर, 7, 8, 9, 10, 11
12 पर भी हो सकती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तीव्र गति से चलती है, वृत्ताकार मार्ग में चलती हैं। कहाँ चलती है? मध्य अक्षांशों के ऊपर को चलती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनके ऊपर को चलती है, बहुत ऊंचाई पर ये चलती है। तो जेट स्ट्रीम ये है। तो जेट स्ट्रीम मैंने बता दिया जेट स्ट्रीम क्या है। ये जेट स्ट्रीम थ्योरी जो है, जो भारतीय और रशियन साइंटिस्ट हैं उनके संयुक्त मेहनत का परिणाम है। यानी ये थ्योरी जो भारतीय और रशियन विद्वानों द्वारा संयुक्त रूप से दी गई, और ये जो सिद्धांत था, जेट स्ट्रीम विचारधारा का सिद्धांत था, 1973 में एक अभियान चला था जिसे मोनेक्स नाम दिया गया था। कई बार चले अभियान, 1973 का मैं जिक्र यहां कर रहा हूं। MON का मतलब मॉनसून, EX एक्सपेडिशन, मानसून एक्सपेडिशन, मानसून अभियान चला 1973 में, जिसमें भारतीय और रशियन वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उसमें 4 रशिया के जहाज थे, 2 इंडिया के जहाज थे, और ये जहाज विभिन्न जो मौसम के मापने के संयंत्र हैं उनसे सुसज्जित थे, और इन्होंने कई महीने यहां रहकर रिसर्च वर्क किया, और रिसर्च वर्क के परिणाम स्वरूप उनका जो निष्कर्ष ये निकला कि मानसून पवनों की उत्पत्ति में जो तिब्बत का पठार है वो अहम भूमिका निभाता है। और इसी प्रकार के विचार 1952 में डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने दिए थे, जब वो मानसून की उत्पत्ति पर एक कन्वेंशन हो रही थी, उसमें जब भाग ले रहे थे। जो विचार 1973 में भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों ने दिए, वही विचार 1952 में पी कोटेश्वरम ने किसी कन्वेंशन में भाग लेते हुए, किसी संगोष्ठी में भाग लेते हुए, जो संगोष्ठी मानसून पवनों की उत्पत्ति पर थी, उस समय दे दिए थे। वो ये कहते हैं कि मानसून पवनों की उत्पत्ति में, डायग्राम की सहायता से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अब वो ये कहते हैं कि मानसून पवनों की उत्पत्ति में इस तिब्बत के पठार की बहुत बड़ी भूमिका है। ये है तिब्बत का पठार, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इंडिया है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश ये है, और ये तिब्बत का पठार है। इस तिब्बत के पठार की बहुत बड़ी भूमिका है। ये तिब्बत का पठार 4.5 से 5,000 मीटर ऊंचा है। इसको संसार की छत भी कहा गया। इतना ऊंचा कोई भी पठार नहीं है जितना विस्तृत क्षेत्र में फैला, लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पठार फैला है। और तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा होने के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जैसे कि आपका आंगन जून के महीने में, मई के महीने में आपके आंगन की तुलना में छत गर्म हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर है। तो तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। किस महीने में? अप्रैल, मई और जून के महीने में, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब कर्क रेखा के आसपास सूर्य की किरणें सीधी चमकती है। इसमें यानी समर मानसून के बारे में ये कहा कि तिब्बत के पठार का जो इंपॉर्टेंट रोल है मानसून पवनों की उत्पत्ति में, और तिब्बत का जो पठार है लगभग 4500 औसतन कह लीजिए, औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और ये गर्मियों में खूब गर्म हो जाता है, और खूब गर्म होकर ये हीटर का काम करता है। हीटर का काम करता है किसको हीट करने के लिए? यहां की वायु को गर्म करने के लिए। जब तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो तिब्बत के पठार के ऊपर स्थित वायु भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर की ओर बहने लगती है, संवहनीय धाराएं बहने लगती हैं। और ये जो संवहनीय धाराएं हैं, ये तिब्बत के पठार के ऊपर से जो ऊपर उठी वायु है, क्षोभ मंडल में काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। और लगातार जब ये वायु ऊपर उठती रहती है, क्षोभ मंडल में काफी ऊंचाई पर वायुदाब अधिक हो जाता है। कहां अधिक होगा? जहां पर ये जो करंट है, ऊपर उठने वाली वायु जा रही है, जहां उसका एंड पॉइंट है। ये नहीं है कि ये वायु 50 किलोमीटर ऊपर चली जाएगी, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर सूर्य तक पहुंच जाएगी। यानी तिब्बत के पठार से जो वायु ऊपर उठेगी वो एक निश्चित ऊंचाई तक ही जाएगी, और जिस भी निश्चित ऊंचाई तक जाएगी वो 8 किलोमीटर ऊंचे जा सकते हैं, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये डिपेंड करता है कि यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, इस पर डिपेंड करता है। तो वो एक निश्चित सीमा पर जहां पर भी जाती है वहां उच्च वायुदाब की दशाएं बन जाती है। और
उच्च वायु दाब की दशा होने के कारण, कहां कह रहा हूं उच्च वायु दाब की दशाएं, क्षोभ मंडल में मान लीजिए 9 किलोमीटर पर बन गई, तो 9 किलोमीटर ऊंचे कह रहा हूं मैं, धरातल पर नहीं कह रहा हूं। तो 9 किलोमीटर ऊपर माना है, 9 किलोमीटर ऊपर या 8 किलोमीटर ऊपर मान लीजिए, 10 किलोमीटर ऊपर मान लीजिए, तो 8-9 किलोमीटर ऊपर उच्च वायुदाब की दशाएं बन जाते हैं क्षोभ मंडल में। और जब उच्च वायुदाब की दशाएं, क्षोभ मंडल की बात कर रही है, ऊंचाई की बात कर रहा हूं, ऊपर की बात कर रहा हूं, धरातल पर नहीं कह रहा कि उच्च वायुदाब की दशाएं बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि यहां से वायु लगातार ऊपर उठ रही है, क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में जा रही है, तो उच्च वायुदाब की दशाएं हो जाती है। और जब तिब्बत के पठार के ऊपर क्षोभ मंडल में काफी ऊंचाई पर उच्च वायुदाब की दशाएं बन जाती हैं, तो वहां से बाहर की ओर वायु का मूवमेंट होता है, इस प्रकार मूवमेंट होता है। इस दिशा में क्यों नहीं हुआ? इस दिशा में क्यों हुआ? उस उच्च वायुदाब के क्षेत्र से इस दिशा में मूवमेंट क्यों हुआ? वो मूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जब पवनें चलेंगी अपनी दाईं ओर घूमेंगी, तो उच्च वायुदाब के क्षेत्र का दाईं ओर जब बाहर की ओर पवनें चलेंगी, ये भाग पड़ता है, इस प्रकार पवनों की मूवमेंट होगी। ये पवनें जो दिखाई गई है चलती हुई, ये बच्चों धरातल पर नहीं है। ये जो सारा का सारा तंत्र यहां दिखाया गया है पवनों का चलता हुआ, ये धरातल से बहुत ऊंचाई पर, 7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में जो वायु ऊपर उठी थी, वो बह रही है बहुत ऊंचाई पर। और जब इसको हम प्रतिचक्रवातीय दशाएं भी कहते हैं, यानी तिब्बत के पठार के ऊपर जब प्रतिचक्रवातीय दशाएं यानी उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और वहां से वायु बाहर की ओर बहती है, बाहर की ओर बहती हुई ये पहले तो मध्यवर्ती भारत के ऊपर से गुजरती है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये वायु बहती हुई मध्यवर्ती भारत को छोड़कर दक्षिण भारत के ऊपर से होकर बहने लगती है। और पुनः याद रखें, धरातल पर इन पवनों का बहाव नहीं बता रहा हूं, ये पवनें जो तंत्र यहां दिखाई जा रही हैं धरातल से 7-8 किलोमीटर ऊपर, 9 किलोमीटर ऊपर बह रही हैं। ये तो पहले तो ये पवनें मध्य भारत के ऊपर को बहने लगती हैं, धीरे धीरे ये पवनें दक्षिण भारत के ऊपर को बहने लगती हैं, और बाद में इन पवनों का फैलाव हिंद महासागर के ऊपर होने लगता है, और हिंद महासागर में कई किलोमीटर ऊंचे बह रही है। इनकी ऊंचाई तो कम होती जाती है मध्य भारत की तुलना में, यानी जो जो हम ये दक्षिण की ओर बढ़ेंगे इनकी ऊंचाई कम होती जाती है, और अंततः ये पवनें अरब सागर के आसपास के क्षेत्र में आकर उतरती हैं ऊपर से। और जब ये पवनें अरब सागर के आसपास के क्षेत्र में आकर या हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में आकर उतरती हैं, ऐसी स्थिति में यहां पर उच्च वायुदाब हो जाता है। और जबकि तिब्बत के पठार के आसपास या मध्य एशिया का क्षेत्र कह लीजिए, गंगा सतलुज का मैदान कह लीजिए, वहां अधिक गर्मी होने के कारण और लगातार वायु के ऊपर उठने के कारण यहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। तो परिणाम स्वरूप यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, और यहां इन पवनों के उतरने के कारण, जेट स्ट्रीम के उतरने के कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया है। तो यह उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। फिर पवनें चलेंगी हिंद महासागर से या अरब का जो अरब सागर से तिब्बत के पठार की ओर, गंगा सतलुज के मैदान की ओर, और इस प्रकार ये ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें। और जब ये पवनें पहुंचती है तिब्बत के पठार के आसपास ये पवनें पहुंचती हैं, या ये कह लीजिए गंगा सतलुज के मैदान में पवनें पहुंचती हैं, फिर वहां वही है, गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होने के कारण ये पवनें गर्म होती हैं, गर्म होकर फिर ऊपर उठती हैं, और फिर ऊपर उठकर फिर वायुमंडल की ऊपरी परतों में प्रतिचक्रवाती दशाएं बनती हैं, और फिर वही चक्र चलने लगता है पवन का, फिर यहाँ पर आकर उतरेंगी, फिर ये पवनें तिब्बत के पठार की ओर जाएंगी, तिब्बत के पठार के आसपास गर्मी ज्यादा है, गर्म होकर फिर ऊपर उठेंगी। तो इस प्रकार ये पवनों का तंत्र बना रहता है। तो ये है आपकी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें। शीतकालीन मानसून पवनों की उत्पत्ति के संबंध में इनके विचार ये थे, सारी की सारी चीजें जो मैं एक बार दिखा दूं, क्योंकि हो सकता है आपको रोक के देखनी पड़े। ये ये आप देख सकते हैं, रोक के इसको पढ़ सकते हैं।
अब ग्रीष्मकालीन मानसून पवने तो बता दी मैंने, अब शीतकालीन मानसून पवने बता दूं कि शीतकाल में मानसून पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है। शीतकाल में मानसून पवनें, ध्यान रखें, स्थल भाग से जल भाग की ओर बहती हैं। ये जो जेट स्ट्रीम थ्योरी के अनुसार जो निष्कर्ष था भारतीय और रशियन वैज्ञानिकों का, उस उनके अनुसार शीत ऋतु में जो मध्य अक्षांशों के ऊपर जेट स्ट्रीम बहते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बहते, वो 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहते हैं। दोबारा फिर सुने कि जो जेट स्ट्रीम, बताया चुका हूं मैं जेट स्ट्रीम क्या होते हैं। जेट स्ट्रीम जो मध्य अक्षांशों के ऊपर से होकर गुजरते हैं वो क्षोभ मंडल में बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं बहते, बल्कि वो 4 से 5 किलोमीटर ऊंचाई पर बहते हैं। और जब ये जेट स्ट्रीम अरब देशों के ऊपर से होकर बहते हुए हिमालय पर्वतीय प्रदेश और तिब्बत के पठार के आसपास पहुंचते हैं, तो इन जेट स्ट्रीम की ऊंचाई कम है। मान लीजिए इस जेट स्ट्रीम की ऊंचाई 4 किलोमीटर है और तिब्बत का पठार 4.5 से 5 हजार मीटर ऊंचा है, यानी 4.5 से 5 किलोमीटर ऊंचा है। हिमालय पर्वत की भी ऊंचाई अधिक है। तो ये जेट स्ट्रीम दो भागों में बट जाता है। इसकी एक शाखा जेट स्ट्रीम की तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर बहने लगती है। इसकी दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण की ओर को होकर जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है उनके ऊपर को बहने लगती है। बाद में दोनों शाखाएं जाकर मिल जाती हैं आगे। अब जब ये डिवीजन हो जाता है, एक शाखा जो कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में बहती है, उस शाखा की ऊंचाई कम है और कम ऊंचाई होने के कारण जो गंगा सतलुज का मैदान है वहां पर वायुदाब, अधिक वायुदाब की दशाएं बन जाती हैं। अधिक वायुदाब की दशाएं बन जाती है। इसकी तुलना में हिंद महासागर जो है, अरब जो सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहां पर अधिक वायुदाब, सॉरी, निम्न वायुदाब रहता है, क्योंकि यहां ठंड भी है। शीत ऋतु की बात हो रही है, ठंड भी है। दूसरा, इस जेट स्ट्रीम का जो दक्षिण का भाग है इसके कारण अधिक वायुदाब की दशाएं हो गई। यहाँ तुलनात्मक रूप से कम वायुदाब है, तो परिणाम स्वरूप पवनें स्थल भागों से जल भागों की ओर बहने लगती है। तो इस प्रकार शीतकालीन मानसून पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। दोबारा फिर सारांश में सुन लीजिए। शीतकालीन मानसून पवनों के संबंध में वैज्ञानिकों के ये विचार हैं कि शीत ऋतु में मध्य अक्षांशों के ऊपर से बहने वाली जेट स्ट्रीम अधिक ऊंचाई पर नहीं बहती, वो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है। और जब मध्य अक्षांशों के ऊपर से बहता हुआ जेट स्ट्रीम अरब देशों के ऊपर से गुजरता हुआ तिब्बत के पठार और हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पहुंचता है, तिब्बत के पठार और हिमालय पर्वतीय प्रदेश की अधिक ऊंचाई होने के कारण उसको दो भागों में डिवाइड होने पर, दो भागों में बंटने पर मजबूर होना पड़ता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती हुई आगे बढ़ जाती है। दूसरी शाखा हिमालय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में जो कि गंगा सिंध का मैदान है, यहां से बहती हुई आगे बढ़ जाती है। और जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में शाखा बहती है, इस बहने वाली शाखा के कारण दक्षिण हिमालय के दक्षिण में उच्च वायुदाब की दशाएं बन जाती हैं। इसकी तुलना में हिंद महासागर में कम वायुदाब रहता है, जिसके कारण जो पवने हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेशों के दक्षिण की ओर से अरब सागर और हिंद महासागर की ओर चलने लगती है। तो इस प्रकार ये शीतकालीन मानसून पवनों का जन्म हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका मानसून पवनों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत। और मानसून पवनों की उत्पत्ति के संबंध में जो तीन सिद्धांत है वो सफिशिएंट है। आप बार बार में इनको देखें, समझने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाएं। हाँ, डायग्राम मैंने बहुत ज्यादा बनाए हैं, आपको एग्जाम में इतने डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक दो आपके जो बस के हैं बना लेना, ना बस के हैं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने तो स्पेशली तैयार किए हैं ताकि विद्यार्थी को कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो ये मत सोचना कि ये प्रश्न तो इतने सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे तो इस प्रश्न को हम छोड़ दें, ना समझें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये था आपका मानसून पवनों की उत्पत्ति के संबंध में तीन के तीन सिद्धांत। थैंक यू।